नमस्कार, दो का पहर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी। बैठक की तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज सीएम योगी की अध्यक्षता में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। शाम मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक होगी, जिसमें सीएम योगी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे, तो साथ ही संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज शाम मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। दोनों ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक में मौजूद रहेंगे और साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे बैठक में और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो चलिए, खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे साथ शिव कृपाल जुड़ चुके हैं। शिव, देखिए, आज शाम बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी। बैठक को लेकर अभी क्या कुछ जानकारी है? जैसे कि शाम को बैठक होने वाली है, पूर्व नियोजित की मीटिंग है और ये कोर कमेटी की मीटिंग है, जिसमें मुख्यमंत्री आवास पे हुई है। उसमें दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और धर्मपाल सिंह संगठन महामंत्री प्रदेश के। अभी तक का अपडेट ये है कि उनको राधा रमन नहीं, राधे मोहन सिंह, उनको भी आना मतलब माना जा रहा है कि वो आ रहे हैं और दिल्ली से वो भी इस बैठक में आ रहे हैं। अब तक का जो अपडेट है वो ये माना जा रहा है कि जो अभी चुनाव होने हैं लोकल बॉडीज के चुनाव की रणनीति को लेकर यह कोर बैठक होनी है। इस चुनाव की रणनीति जो भी है नहीं जाती है, क्योंकि कहा एक तरफ विपक्ष पूरी तरह घेरे रखा था पिछड़ी बैकवर्ड जातियों को लेकर, आरक्षण को लेकर। इसी में जो मंगलवार को सुनवाई हुई है हाईकोर्ट में, वो भी एक अहम पहलू है, क्योंकि हाईकोर्ट में जो याचिकाएं लगाई गई थी आपत्ति कि वो आरक्षण के मुद्दे पर, जो बैकवर्ड के आरक्षण के मुद्दे पर आपत्तियां लगी थी, उस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया। यानी कि जो है लगभग हाईकोर्ट ने वैसा ही किया। तो अब इस पे एक रणनीति बनानी है और ये रणनीति कोर कमेटी के सभी मेंबरान द्वारा फैक्ट बनेगी कि लोकल बॉडी में हम कैसे और किस तैयारी से जाए। जी, क्योंकि देखिए, पार्टी के तमाम बड़े नेता भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले। क्या कुछ और मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और साथ ही कहीं ना कहीं, चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है, इसे भी देखते हुए क्या कुछ रणनीतियां बनाई जा सकती है? बिल्कुल प्रीति, दरअसल ये मामला ही चुनावी बैठक है, यूँ कह दें तो ये चुनावी बैठक है। और ये चुनावी बैठक कोर कमेटी की अगर बैठक होनी है तो इसका मैंने आप ऐसे भी लगाइए कि अभी 2 दिन पहले हमारे उत्तर प्रदेश में भाजपा कार्यालय में भी एक बैठक हुई थी, जिसमें सुनील बंसल भी उपस्थित थे। तो उन लोगों के यहाँ बैठ के जो कमेटी से जो डिसीजन निकला है, उसको लेकर आज सीएम आवास पे भी बैठक हुई है। तो कहीं ना कहीं लोकसभा के मद्देनजर तो ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। उसी के साथ जो चुनाव पहले होना है, जिसमें अगर हम कहें कि लोकसभा का रिहर्सल होना है, वो है लोकल बॉडी का चुनाव। और लोकल बॉडी का चुनाव भी बहुत अहम किरदार निभाता है आगामी आने वाले किसी भी चुनाव में, क्योंकि ये एक बूथ लेवल के लगभग ये चुनाव होता है, जहाँ छोटे छोटे नगर निकाय के चुनाव होते हैं। वहाँ पर उन लोगों से ये चीजें निकल के आ जाती है कि भाजपा की अभी क्या स्थिति है, किस बूथ पे कितनी मजबूती है,
उन सारी मजबूती और कमजोरी को लेकर आज एक अहम बैठक हो रही है। साथ में यह भी हो सकता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में जो क्षेत्रीय क्षेत्र होते हैं, जैसे छोटे छोटे दलों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 2-4 जो सीटें लेकर आते हैं, या आपके साथ जुड़ने से हमारे उनका क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, इस फायदे या नुकसान के लिए भाजपा उनको क्या देगी, कैसे मैनेज करेगी, इन सब बातों पे भी ये कोर कमेटी की बैठक है और ये बात होगी। ये प्लीज बिल्कुल, चूंकि देखिए चुनाव भी आने वाले दिनों में होने हैं और ऐसे में बीजेपी की तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। नई टीमें भी बनाई जा सकती है ताकि जितनी भी लोकसभा सीटें हैं, 80 में से 14 सीटें फिलहाल अभी बीजेपी के पास नहीं है, उन पर किस तरीके से काम किया जाएगा, ये भी विचार विमर्श का मुद्दा है। ये बिल्कुल ये भी एक मुद्दा है, क्योंकि इन्हीं बातों को लेकर जो भी कोर कमेटी की बैठकें हो रही हैं, सारी कवायद आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर ही हो रही है। क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा की जी उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में एक जो चेहरा है वो अभी आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ एक बड़े चेहरा, तो हो सकता है कि आज जो कमेटी की बैठक होनी है, एक चेहरे से अगर आपकी जीत कर जानी है, वो चेहरा अपना रोल अदा करेगा, तो जाहिर तौर पर वो चेहरा भी करेगा और ये भी तय करेगा कि संगठन इसका किस तरह से और कैसे कैसे चाहते, जिसमें उसके भी योगदान का और उसके भी जो सुझाव का एक महत्वपूर्ण रोल है, तो उसको कैसे माना जाए और प्रदेश प्रभारी या संगठन के जो प्रभारी है उनकी बातों को पूछे और किस तरह से ये चाहते हैं उसमें और संगठन में सामंजस्य बने और इस चुनाव को जीत की ओर ले जाने के लिए। बिल्कुल, और कौन कौन से अधिकारी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं शिव? अभी तो जो अपडेट है वो यही है कि कोर कमेटी का एक राधे मोहन सिंह जो प्रदेश प्रभारी है, उनकी सूचना आई है कि वो भी मीटिंग में शामिल हो रहे हैं और दिल्ली से वो रवाना भी होते हैं, वो सांसद पहुंच चुका है। तो अब अभी अपडेट जिसका दिल्ली से आने का मतलब ये हुआ कि जो कल भूपेंद्र चौधरी दिल्ली गए थे और नेता से मुलाकात हुई थी, उनकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब वो आ गए। अब आज दिल्ली से अगर भेजे जा रहे हैं प्रदेश प्रभारी, तो कहीं ना कहीं इस बैठक में कोर कमेटी में कोई कोर फैसला होने वाला है और कोर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होती है, उससे अमली जामा पहनाएंगे लोग। बिल्कुल, चूंकि देखिए कुल मिला के बात यही है कि बीजेपी हर वक्त एक्शन में रहती है, छोटे चुनाव हो या फिर बड़े चुनाव हो, बीजेपी हर चुनावों को अपना टारगेट लेकर चलती है और उसमें जीत भी हासिल करती है। चूंकि बीते दिनों अभी पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें भी बीजेपी को जीत मिली है, तो कहीं ना कहीं इन जीतों से ये भी संदेश है और ये भी तस्वीर भी साफ हो चुकी है कि 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जो पूर्वोत्तर राज्यों में इनको एक जीत मिली है और फिर से वहाँ की जनता ने इनको अगर सड़कों पे बैठाया है, तो इस बात को लेकर भी ये जाएंगे। अभी अगर आज की एक घोषणा देते मुख्यमंत्री, उन्होंने किसानों के एमएसपी पे 110 रुपए बढ़ा दिया जी। तो ये हिस्से है, ये कहीं ना कहीं आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही किए जा रहे हैं, और उसमें अब संदेश ये भी देना चाहती है गवर्नमेंट। ठीक है, अगर आपने देखा कि बजट को लेकर भी किस तरह से मुखर हुई है भाजपा की पार्टी और इसकी सरकार। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिव आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो वही 2 दिवसीय लखनऊ कौशल महोत्सव का शुभारंभ होगा। आपको बता दें कि कॉलेज तालकेदार्स कॉलेज में कौशल महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 मार्च को इस कार्यक्रम का समापन भी करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां 2 दिवसीय कौशल महोत्सव का शुभारंभ होगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, सीएम योगी इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। आपको बता दें कि अभी तक 23,991 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए आशीष वर्मा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए कौशल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और साथ ही सीएम योगी 5 मार्च को इसका समापन करेंगे। क्या कुछ और अधिक जानकारी है कार्यक्रम को लेकर?
जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो लखनऊ में कौशल विकास महोत्सव का जो कार्यक्रम था उसकी शुरुआत आज से हो गई है। कुछ ही देर पहले डिप्टी सीएम विवेक पाठक और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भूपेंद्र सिंह वो मौजूद रहे। उसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो रक्षा मंत्री के बेटे पंकज सिंह वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। हालांकि इस कार्यक्रम के तहत एक बड़ी संख्या में चाहे वो युवा हो या महिलाएं हो सभी को रोजगार देने का काम किया जाएगा। करीब अगर देखा जाए तो 51,000 लोगों को इसमें रोजगार दिया जाएगा। अभी तक की अगर बात की जाए, अभी तक की जो फॉर्म जो फिल किए गए हैं जिन्होंने पंजीकरण कराया है वो करीब 23,000 के आसपास लोगों ने पंजीकरण कराया है। इसमें जो लखनऊ कौशल विकास महोत्सव है इसमें करीब 114 कंपनियों ने हिस्सा लिया है। 114 कंपनियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रखे हैं। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वो बाकायदा वहां पे उनका इंटरव्यू हो रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में युवाओं को जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे रोजगार देने के वो रोजगार का जो सिलसिला है वो अब शुरू होता दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, चूंकि 2 दिवसीय का ये कार्यक्रम होने वाला है, 2 दिनों में क्या कुछ खास चीजें हमें देखने को मिलेंगी? आज पहला दिन है। आज इसकी शुरुआत की गई है। डिप्टी सीएम विवेक पाठक ने दीप प्रज्वलित कर इसकी शुरुआत की है। कल इसका समापन होगा यानी कि 5 मार्च को इसका समापन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका समापन करेंगे। सबसे अहम इसमें ये कहा जा सकता है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा युवा हो या महिलाएं हो उनको बाकायदा रोजगार देने का काम किया जाएगा। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उत्तर प्रदेश में या फिर विदेशों की जो बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने बाकायदा अपने लखनऊ में स्टॉल लगाए हैं। बाकायदा लखनऊ में उन्होंने फॉर्म पंजीकरण के लिए फॉर्म भी रखे हैं। तो बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। करीब अभी तक की 23,000 के आसपास लोगों ने अपना पंजीकरण कराया है। जो युवा भी है उसमें महिलाएं भी है। तो ये कहा जा सकता है सरकार की जो मंशा थी कि एक बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में नौकरियां दी जाए, युवाओं को नौकरियां दी जाए, महिलाओं को नौकरियां दी जाए, उसकी कवायदें कहीं ना कहीं तेज होती अब दिखाई दे रही है। ऐसे में जो कार्यक्रम आज लखनऊ विकास कौशल का जो कार्यक्रम रखा गया है इस कार्यक्रम के तहत करीब अगर देखा जाए तो 52,000 के आसपास महिला और युवाओं को नौकरी देने का काम किया जाएगा। बिल्कुल, चूंकि देखिए इस पूरे कार्यक्रम में 2 दिवसीय कार्यक्रम में 112 कंपनियां भाग ले रही है। जाहिर सी बात है इन कंपनियों के भाग लेने से कहीं ना कहीं युवाओं के भी रोजगार के लिए नए स्रोत खुलने वाले हैं और अपार संभावनाएं भी होने वाली है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए देखिए 112 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। 112 कंपनियों में जिस तरीके से जो लक्ष्य रखा गया है जो लक्ष्य करीब 60,000 के आसपास युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। बिल्कुल। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो करीब 23,000 के आसपास लोगों ने अपने पंजीकरण कराए हैं जिनके बाकायदा इंटरव्यू भी वहां पे किए जा रहे हैं। इंटरव्यू के बाद उनको लेटर भी इशू किया जाएगा। तो ऐसे में सरकार की मंशा थी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर ये कहा जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मंशा थी कि युवाओं हो या महिलाओं हो सभी को रोजगार मिले। आपने कोरोना काल में देखा होगा कि जो लोग थे जो अलग अलग जिलों में नौकरियां करते थे या विदेशों में नौकरी करते थे उनको कोरोना काल में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। सरकार ये चाहती है कि जो भी युवा अपने ही शहर में नौकरी करे। तो इसको ही लेकर के लखनऊ के कौशल विकास योजना का आज कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कौशल विकास योजना कार्यक्रम के तहत करीब 52,000 के आसपास नौकरियां देने की कवायदें की जाएंगी। हालांकि अब देखना ये होगा कि सरकार का ये जो लक्ष्य है कितनी जल्द पूरा होता है ये देखना होगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो वही खबर वाराणसी से है। वही खबर वाराणसी से है जहां प्राइम न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन ने होली मनाने पर रोक लगाई थी और इस खबर का संज्ञान लेने के बाद बीएचयू प्रशासन ने अनुमति दे दी है। तो चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए राहुल यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल,
देखिए, प्राइम न्यूज़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। जहां पहले बीएचयू में होली खेलने की अनुमति नहीं थी, तो वहीं इस खबर को संज्ञान लेने के बाद अब अनुमति दे दी गई है। जी प्रीति, आपको बता दें कि जिस तरीके से प्राइम न्यूज की खबर का एक बार बड़ा असर हुआ है, जिस तरीके से बीएचयू प्रशासन ने बीएचयू कैंपस के अंदर होली खेलने के लेकर मनाही की थी और इस पर एक बकायदा एक पत्र जारी करके सभी छात्र एवं छात्राओं से अनुरोध किया गया था कि बीएचयू प्रशासन के परिसर के अंदर अगर आप होली खेलते पकड़े गए तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इस पत्र को आने के बाद कहीं के विश्व हिंदू परिषद के जो प्रवक्ता है विनोद बंसल ने भी ट्वीट किया और इस आदेश को तुगलकी फरमान बताया। उन्होंने कहा कि होली कोई हुड़दंग नहीं, होली विश्व भर में आपको बता दें कि सद्भाव और सामाजिक मंत्र का त्योहार माना जाता है। और इस खबर को प्राइम न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया और आपको बता दें प्राइम न्यूज के खबर का बीएचयू प्रशासन ने संज्ञान लिया। उसके बाद पुनः एक आदेश जारी किया गया है कि बीएचयू परिसर में जैसे पहले की तरह होली होती थी, पिछले कई सालों से लगातार छात्र छात्रा जो अपने घर जाते थे, क्योंकि घर जाने से पहले एक दूसरे से जो छात्र छात्राएं होते वो होली खेलते थे, वह पुनः होली विद्यालय परिसर में खेल सकते हैं। प्रीति, बिल्कुल राहुल, इसे लेकर क्या कुछ जानकारी है कि पहले बीएचयू परिसर में होली खेलने की अनुमति क्यों नहीं दी गई थी? देखिए प्रीति, जिस तरीके से अभी हाल ही में 2 दिन पहले वहाँ जिस तरीके से बीएचयू के मेन कैंपस में कुछ 2 छात्रों के बीच विवाद हुआ था। विवाद को लेकर इस तरीके के मामले सामने आने के बाद यही मामला जिस वर्चस्व को लेकर 2 हॉस्टल, बिरला हॉस्टल और 2 हॉस्टल आमने सामने आ गए, तो उसी वर्चस्व को लेकर अभी 2 दिन पहले 2 छात्रों के बीच मारपीट हुई, तो उसको लेकर इस मामले को जोड़ा जा रहा है। फिलहाल इसकी पुष्टि प्राइम न्यूज नहीं करता है, लेकिन जिस तरीके से बीएचयू प्रशासन ने पहले ये पत्र जारी किया कि पूरे बीएचयू कैंपस में तकरीबन 1100 एकड़ में बीएचयू परिसर पूरा फैला हुआ है, उसके बीच कहीं भी कैंपस में होली खेलते अगर छात्र छात्राओं को पकड़ा जाता तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जब बीएचयू प्रशासन ने पत्र जारी किया उसके बाद जो आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के जो प्रवक्ता है इसको तुगलकी फरमान दिया और प्राइम न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, क्योंकि जिस तरीके से जो होली का पर्व है प्रीति, ये शांति और सद्भाव के रूप में माना जाता है, पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में मनाया जाता है। जिस तरीके से पहली बार, क्योंकि मैं वहाँ का खुद छात्र रहा हूँ बीएचयू का, मैं वहाँ पढ़ा हूँ, मैं जानता हूँ जिस तरीके से छात्र जब अपने घर जाते हैं तो होली खेलने के बाद ही अपने घर जाते हैं, तो कहीं न कहीं जब पहली बार ऐसा पत्र जारी हुआ तो छात्र भी नाराज हो गए थे और विश्व हिंदू परिषद भी नाराज हो गया था। तो कहीं न कहीं प्राइम न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, उसका असर हुआ प्रीति। और ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं आगरा पुलिस ने सपा नेता जोगेंद्र सिंह यादव की संपत्ति जब्त की है। आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद संपत्ति को जब्त किया गया है। तो वहीं एसडीएम एतमादपुर ने भारी पुलिस बल के साथ एतमादपुर तहसील क्षेत्र के कुबेरपुर में यह कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि कुर्क की गई संपत्ति सपा नेता जोगेंद्र सिंह यादव की पत्नी रेखा यादव के नाम पर थी। तो वहीं जमीन की कीमत लगभग 1 करोड़ 12 लाख रुपए आंकी गई है। आज एक कुर्की की गई है जोगेंद्र सिंह यादव की गैंगस्टर एक्ट में, जिससे न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट महोदय एटा के आदेशानुसार की गई है, जिसमें उनकी पत्नी रेखा यादव के नाम वो जमीन थी जो कुबेरपुर गांव में स्थित थी, और उसकी कुर्की की कार्रवाई आज सभी अधिकारियों की मौजूदगी में की गई है। लगभग संपत्ति की कीमत सर क्या होगी सर्किल रेट के हिसाब से? लगभग संपत्ति की इस समय कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है सर्किल रेट के हिसाब से, और मार्केट रेट पे देखें तो लगभग उसकी कीमत 4 करोड़। तो चलिए, खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए आगरा से हमारे साथ कपिल अग्रवाल जुड़ चुके हैं। कपिल, देखिए, सपा नेता जोगेंद्र सिंह यादव की संपत्ति पर कार्रवाई की गई है, क्या कुछ अभी तक जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार जो माफिया है वो लगातार कार्रवाई चालू है। इसी क्रम के चलते जिला प्रशासन एटा ने इस कार्रवाई को किया है। एटा जिलाधिकारी ने संपत्ति कुर्की की कार्रवाई को आदेश दिए थे, क्योंकि गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई इन लोगों पहले हो चुकी थी। बैकग्राउंड से बड़ी कार्रवाई की है। आगरा के आबादपुर में कुबेरपुर इलाके में उनके 15 बीघा जमीन थी, उनकी पत्नी रेखा यादव के नाम से थी। तो आदेश के चलते कार्रवाई के चलते आगरा जिला प्रशासन को रहते महत्व से भारी पुलिस के साथ जाकर 15 बीघे की जमीन जो जोगेंद्र यादव उनकी पत्नी रेखा यादव के नाम से उसको जब्त किया है और कोर्ट के आदेश पर पूरी कार्रवाई हुई है तो माना जा रहा है। अगर संपत्ति के रूप में बात की जाए तो 1 करोड़ 12 लाख रुपए की सरकारी कीमत की संपत्ति बताई जा रही है। वहीं बाजार 7 करोड़ रुपए से ऊपर की बाजारों कीमत है। तो 7 करोड़ की सरकार की जो है उसके
कपिल, लगभग कितनी पुरानी ये संपत्ति बताई जा रही है और साथ ही वहां कौन कौन से लोग थे जिनके बारे में इससे और जानकारियां मिल पाई? मैं आपको बता दूं, समाजवादी सरकार के दरमियान ही ये संपत्ति में खरीदा गया। समाजवादी उन्होंने आगरा में प्रॉपर्टी को बनाया था 15 बीघा, ये पूरी जो खेत है उसको कहीं ना कहीं यहाँ से परचेज किया गया था। तो सरकार ने जो अवैध तरीके से अर्जित की संपत्ति मानते हुए 4 करोड़ की जो बाजार कीमत की जमीन है इसको संपत्ति को जब्त किया है। जिलाधिकारी एटा के आदेश पर पूरी कार्रवाई हुई है और कोर्ट में एक पूरा मामला विचाराधीन हुई है, जिसको लेकर कोर्ट ने जब फरमान जारी कर दिया तो उसके बाद आगरा जिला प्रशासन ने उनकी रेखा यादव उनकी पत्नी के नाम से आगरा में जमीन उसको संपत्ति को जो है जब्त किया है। बिल्कुल, चूंकि देखिए बीते कई दिनों से लगातार सपा नेताओं पर भी कार्रवाई की जा रही है और कहीं ना कहीं पूरा प्रकरण ये भी देखने को मिल रहा है कि सरकार की तरफ से जो लगातार कार्रवाई की जा रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में पूर्व विधायक हो या फिर नेता हो दोषी पाए जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अवैध संपत्ति अर्जित करने के भी मामले हैं। कई पूर्व नेता है उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। अब कई ऐसे नेता है जिनके नाम प्रदेश के के साथ साथ की कार्रवाइयां हैं, कई अधिक से अधिक आपराधिक मुकदमे हैं तो उनके ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है। उसी सूची में जोगेंद्र यादव भी शामिल थे और प्रदेश के की कार्रवाई इनके खिलाफ एटा से हुई है। उसी कार्रवाई के चलते कोर्ट ने आदेश दिया है कि इनकी सभी संपत्तियों को जब्त कर लिया जाए। तो ये अलग तरीके से इन संपत्तियों को अर्जित किया गया है, गैर कानूनी तरीके से इन संपत्तियों को बनाया गया है। तो इसी के चलते जो उनकी 15 बीघा जमीन आगरा में थी उसको भी सील किया गया है। कल जिलाधिकारी एतमाद को पूरा फोन के जोर के साथ मौके पर पहुंचे और इस पूरी संपत्ति को सील कर जब्त कर लिया गया है। तो साफ तौर पर जो कार्रवाई है सरकार की जो मंशा है उसको लेकर अधिकारी कहीं ग्राउंड जीरो को खाना तय करा रहे हैं। अब पहले अपराधियों की जो हौसले है उसको बस करने की बात सामने आ रही है। कपिल, क्या संभावना है कि आने वाले दिनों में और भी कार्रवाई बढ़ेगी और साथ ही और भी संपत्तियों को चिन्हित किया जा सकता है? क्योंकि अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा में एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है। संपत्ति पूर्ति करने की कार्रवाई लगातार अमल में लाई जा रही है। 2 दिन पूर्व की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो माफिया था, जो खाद्य पदार्थ माफिया था, उसकी संपत्ति को भी कुर्क करने का काम किया गया। अभी 3.5 करोड़ की संपत्ति थी उसको भी कुर्क किया गया। तो साफ तौर पर जो आगरा की पुलिस है, जबकि कमिश्नर सिस्टम आगरा में लागू हुआ है, लगातार अपराधियों के हौसलों को मुक्त करने की पुलिस कार्रवाई कर रही है और लगातार जो ऐसे अपराधी जिन्होंने अपराध के माध्यम से धन अर्जित किया है या संपत्ति अर्जित की है उसको जब्त करने की कार्रवाई लगातार आगे जिला प्रशासन को। बिल्कुल, इस पूरे मामले पर क्या सपा नेता की तरफ से कोई बयान सुनने को आया हो या फिर कुछ प्रतिक्रिया भी देखने को मिली हो? कपिल, देखिए कार्रवाई की अगर बात की जाए तो कार्रवाई को लेकर अभी किसी प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेता का बयान सामने नहीं आया है। हालांकि जिला प्रशासन ने अगर कार्रवाई की बात की जाए तो कोर्ट के आदेशों की कार्रवाई है उसको पूरा कर लिया है। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी इस पूरे मामले पर कोई बयान सामने नहीं आया है। हालांकि समाजवादी पार्टी के एक के बाद नेता है जिनके ऊपर आपराधिक इतिहास कहीं ना कहीं इनका दिख रहा है और आपराधिक मुकदमे कई दर्ज हैं, उन लोगों पर ही ये कार्रवाई की जा रही है। तो साफ तौर पर जो अपराधी तो मंशा है, जो अपराध की सरकार की जो मंशा अपराध में गिरावट जाने की है उसको लेकर जो अधिकारी काम कर रहे हैं। और इसी के चलते आगरा में 15 बीघा की जमीन है इसको जो है जब्त किया गया है। 3-4 करोड़ से अधिक की संपत्ति है और इसकी सरकारी कीमत मानी जाए तो 1 करोड़ 12 लाख रुपए की संपत्ति है। जी बिल्कुल, पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कुछ बयान आया कपिल? पुलिस की तरफ से अगर बात की जाए तो जिलाधिकारी मौके पर पुलिस के नेतृत्व में टीम पहुंची है और जिलाधिकारी एडवांस में पुलिस टीम का नेतृत्व दिया है। कई थानों का फोर्स उनके साथ मौके पर गया है क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता हैं और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एटा से हैं। तो जोगेंद्र यादव एक एटा के अंदर बात की जाए तो बाहुबली नेता भी माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपराधिक इतिहास में उनका एक बड़ा है। तो गैंगस्टर की जो कार्रवाई है उसके तहत ही कार्रवाई की गई है और पुलिस और आला अधिकारी जो लगातार है ऐसे माफियाओं पर और ऐसे लोगों पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल, क्या आने वाले दिनों में और भी कार्रवाई आगे बढ़ सकती है कपिल? निश्चित रूप से कमिश्नर आगरा के आदेश पर लगातार कार्रवाई हो रही है और ऐसे आपराधिक इतिहास वाले लोगों के खिलाफ एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है। संपत्ति की कार्रवाई हो या फिर और सख्ती करने की बात हो या कोर्ट में मुख्य रूप से पैरोकारी की बात हो, लगातार आगरा पुलिस ऐसे माफियाओं की कमर तोड़ने की कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल, चलिए ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं हरदोई पुलिस आगामी त्योहारों को लेकर एक्शन मोड में है और लगातार एक्शन भी देखने को मिला। चलिए इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहे प्राइम न्यूज़।